Hello दोस्तों, welcome back to your channel UPSC Decoded. I am your very own Sharinder sir and I am very happy to see you all once again on the channel. सबसे पहले जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इस चैनल में बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आने वाला है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है. And that is why we have launched this initiative called the Hindu Editorial Analysis in just 15 मिनट, जहाँ पे 15 से मैक्सिमम 20 मिनट में हम एडिटोरियल्स कर लेंगे ताकि आपका एक घंटा बर्बाद ना हो एडिटोरियल्स करने के लिए. तो देखते हैं आज क्या खबर है, क्या एडिटोरियल्स है इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस कर सकते हैं. तो फ्रैंकली स्पीकिंग आज बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. इनफैक्ट जब तक इलेक्शंस का थोड़ा सा क्रेज कम नहीं होगा, अगले 5-6 दिन, एक हफ्ता, तब तक ये इस तरीके की न्यूज़ आती रहेंगी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आएंगी. केरला में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ. सो वी विल हैव फ्यूअर एडिटोरियल्स, और जितने कम एडिटोरियल्स इस तरीके के हों तो बेसिकली हमारे लिए ही अच्छा है. Isn't it good for us that we have fewer editorials to do? बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं एडिटोरियल्स. डोंट वरी, आई एम देयर टू सिंप्लीफाई. सो जो भी एडिटोरियल डिफिकल्ट लगता है वी विल हैव इट सिंप्लीफाइड. तो देखते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. एज फॉर द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव, सोशल मर्डर एंड द मिसिंग स्टेट. सो क्या बोलता है? The defense that the government is not responsible for the present crisis has consequences for Indian democracy. So एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज देर इज हैवी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट. सो इस तरीके से हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ऑब्वियसली आंसर राइटिंग में. बट यहाँ पे टेक अवे ये हो सकता है कि इस आर्टिकल से कि आप एग्जाम में आंसर राइटिंग में जीएस में अगर आप पेपर लिखते हो, लेट्स से इन जीएस टू गवर्नेंस, तो आप लिख सकते हो किस तरीके से अल्टीमेटली स्टेट को प्रोएक्टिवली मेजर्स लेने चाहिए और क्या क्या मेजर्स ले सकता है स्टेट. बट यू शुड नॉट क्रिटिसाइज. सो बेसिकली सोशल मॉडल कहा गया है कि अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से डेथ्स हो रही है कंट्री में, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइंग एवरी डे. अल्टीमेटली इट इज अ social murder because it's not visible, it's not done by an individual, and the government is responsible for the same, for this social murder. So it's a very serious sort of allegation, isn't it? So serious sort of allegation, but आप किस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं मैंने आपको बता दिया. तो अल्टीमेटली द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट is something which holds supreme in a democracy, accountability of the government. And as such prima facie जो premise है वो तो correct है because the state should ensure कि इस तरीके की short supplies नहीं होनी चाहिए और unfortunate death unnecessary नहीं होनी चाहिए because all these deaths were avoidable but we have not been able to avoid it. So the state should be more proactive. So this is a gist of it. और एक example साथ में दिया हुआ है, एक analogy दी हुई है author ने, जो बोला है कि फ्रीडरिक एंजल्स, ही वॉज अ मार्क्सिस्ट बेसिकली. दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, एक तो कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा और उनके साथ एक फ्रीडरिक एंजल्स इनके फ्रेंड हुआ करते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट थे. तो इन्होंने 1840s में जो ब्रिटेन में कंडीशन थी, जो फैक्ट्रीज में पुअर कंडीशन थी और जो सिटीज में पुअर कंडीशन थी, फिल्थ था, चारों तरफ डर्ट था, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ करता था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीक चल रहा था, एंड अ लॉट ऑफ पुअर पीपल वर देयर एंड दे वर हैविंग अर्ली डेथ्स. वो प्रीमेच्योर उनकी डेथ्स हो रही थी एंड दैट इज व्हाई ही डिस्क्राइब दैट एज social murder because it is the government which is responsible. It is not an individual as such. So invisible है, दिखता नहीं है, but ultimately it's a murder. So that is something which the author has equated with the present scenario that we have in the country. So that's about this particular article. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए. हु इज रिस्पॉन्सिबल, द गवर्नमेंट, द पीपल? बिकॉज काफी सारा कंट्रोवर्सी है इसके रिगार्डिंग. कोई बोलता है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कोई बोलता है लोग है, कोई बोलता है दोनों. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए. As for the second article, this one, the onus is on Miss Banerjee to end violence and triumphalism of her supporters. So इसमें बेसिकली ममता बनर्जी को स्क्वेयरली अकाउंटेबल माना है कि जो वायलेंस चल रही है वहां पे वेस्ट बंगाल में, उसके लिए शी इज अकाउंटेबल बिकॉज एज आई जस्ट सेड इन द फर्स्ट आर्टिकल में अभी हमने यही बात की थी कि अल्टीमेटली इज द गवर्नमेंट which is responsible, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बट इट इज द accountability of the government in a democracy and as such it is her responsibility. हमारे लिए important नहीं है. Now let's come to the next one, a lending hand. A lending hand, yes, this article
इन सम वे इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इससे हम एक दो चीज सीखने को हमको मिलेगी इसमें. सो लेट्स चेक आउट व्हाट दिस आर्टिकल हैज टू ऑफर अस. अ लेंडिंग हैंड. तो लेंडिंग हैंड बेसिकली आरबीआई ने एक पैकेज अनाउंस किया है रिसेंटली yesterday which is like 50,000 crore rupees. So as you can see over here, just a second. Okay, so as you can see over here, Mr. Das, so Mr. Sashikanta Das, who is the governor of RBI, you can see that he has mooted a 50,000 crore term liquid facility. So liquid facility दी है, that is the credit. So free का पैसा नहीं, it's a loan basically, that 50,000 crore rupees would be injected into the system. और कौन से system में inject किया जाएगा? It is related to COVID related healthcare infrastructure and services. So lenders have been urged to expedite lending. Lending कौन करेगा और lenders कौन है? Banks basically. It is the banks that are responsible for lending out the money. For example, State Bank of India है, हमारे HDFC Bank और ICICI Bank, whatever bank. So they are responsible for lending that money because RBI तो directly lend नहीं करता, right? तो आपको पता होगा. So RBI would give that credit facility to the banks and banks will ultimately pass it on to the people on the ground, to whoever is impacted. For example, in this particular case कौन कौन से हमारे जो categories हैं उनके लिए ये fund बना हुआ है? That is for manufacturers including vaccine manufacturers. This one, okay, so let me rub it. So vaccine manufacturers, you can see, hospitals, pathology labs, suppliers of oxygen and ventilators, importers of COVID related drugs and logistics firm. So इन सब के लिए जो 50 करोड़ रुपए का फंड है सरकार ने, आरबीआई ने बेसिकली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एलोकेट किया हुआ है सो दैट उनको क्रेडिट की प्रॉब्लम ना हो. बिकॉज आपको पता होगा बिना क्रेडिट के तो इकोनॉमी नहीं चलती है. जब तक क्रेडिट की सप्लाई स्मूथ है तब तक बिजनेस चलता रहता है, तब तक इंडस्ट्री चलती रहती है, तब तक कारखाने चलते रहते हैं, हॉस्पिटल चलते रहते हैं. वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भी तब वैक्सीन बनाएंगे जब उनके पास क्रेडिट हो. बिकॉज उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक्सपैंड करना हो तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करेंगे? इट्स नॉट इजी टू ओपन अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, चाहे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई और चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो. अदरवाइज ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर कैपिटल. कैपिटल के बिना कुछ नहीं होता. दैट इज वाई द गवर्नमेंट हैज, the RBI, Reserve Bank of India, has decided to launch this initiative. एक और चीज अच्छी बोल रहे हैं जो ऑथर है वो ये है कि the central banks focus on small borrowers including unorganized businesses and MSM enterprises, micro, small and medium. So unorganized businesses भी आपको पता है किस तरीके से badly impacted हुए हैं. बैक टू बैक पहले demonetization था, right? Badly impacted, सबको पता है, it's an open secret. Then we had the GST related issues. के बाद अभी कोविड पैंडेमिक है, बैक टू बैक पहले फर्स्ट वेव आई, उसके बाद सेकेंड वेव आई. तो पूरा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर which has a good role to play by the way in giving employment to the people. लगभग 90% के आसपास इंडियंस, 92% दे आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अगर परेशानी होती है दैट मीन्स पूरे कंट्री को परेशानी होगी, कंट्री के लोगों को परेशानी होने वाली है. एंड दैट इज व्हाई इट सेज दैट अच्छी बात यह है कि इसमें क्रेडिट प्रोविजन है, इस जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है उनके लिए भी. सो both through enhanced provision of credit via small finance banks and a fresh resolution framework of existing borrowings. So existing borrowings हैं because काफी सारे MSMEs हैं, बेसिकली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो लोन नहीं चुका पा रहे. लोन तो तब चुकाएंगे ना जब इकोनॉमी नॉर्मलाइज होने का नाम नहीं ले रही इकोनॉमी. तो कैसे वो उस चीज को वापस करेंगे, डेट रीपे करेंगे? तो फ्रेश रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाने की भी जरूरत है. तो उसके लिए आरबीआई ने बेसिकली कुछ स्टेप्स लिए. तो ये सब बातें बोली हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, इकोनॉमी से रिलेटेड है, आपके इंडियन इकोनॉमी GS3 से रिलेटेड है. अदरवाइज ऑल्सो यू शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, which is this, a lending, okay, which is this
इन आइलैंड्स कॉम्प्लेक्स ट्रबल्स लेसन्स फॉर इंडिया। आइलैंड के कॉम्प्लेक्स ट्रबल्स हैं, उसमें इंडिया के लिए क्या लेसन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपके GS1 में आपकी मदद करेगा, GS1 से रिलेटेड है, वहाँ पे लिख सकते हो आप आंसर राइटिंग में। इनफैक्ट GS2 में भी गवर्नेंस से भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं, और GS1 में इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड, इंडिया में फोर्सेज ऑफ कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, इनटॉलरेंस है, वहाँ से रिलेटेड, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड आपको हेल्प मिलेगी उन टॉपिक्स में। तो बेसिकली जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ऑथर कौन है? सो ऑथर इज लाइक अ रिनाउंड पर्सन, यू कैन सी मिस्टर कृष्णन श्रीनिवासन। ही इज अ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है। सो ही हैज गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन सोसाइटी एंड डिप्लोमेसी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ही इज टॉकिंग अबाउट द लेसन दैट वी शुड डिराइव फ्रॉम आइलैंड। आइलैंड के कॉम्प्लेक्स ट्रबल्स हैं, अब आइलैंड में क्या ट्रबल है अभी हम देखेंगे, उसमें इंडिया क्या लेसन ले सकता है। बिकॉज इंडिया को भी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होता, आपको पता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इजंट इट? डू यू एग्री विद दिस? सो हमको आइलैंड से, उनकी प्रॉब्लम से लेसन लेना चाहिए, बिकॉज जो होशियार समझदार इंसान होता है वो दूसरों की प्रॉब्लम से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखता है, रादर देन कमिटिंग दोज मिस्टेक्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो what the author is saying that a functioning democracy must commit to addressing communal issues with vigilance, tolerance and compromise. So communalism is a very big challenge in India. आपको पता होगा किस तरीके से कम्युनलिज्म बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। इनफैक्ट कम्युनलिज्म की वजह से देखो सीधा सीधा बंटवारा हो गया देश का 1947 में, नंबर वन। और उसके बाद भी देर इज नो रिलीफ विद रिगार्ड टू कम्युनलिज्म। हर साल सैकड़ों कम्युनल इंसिडेंट्स होते हैं, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ देम। डेटा उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से छोटी छोटी घटनाएं तो इतनी सारी होती हैं कि न्यूज में भी नहीं आती, एंड इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। और बड़ी तो होती हैं तो आपको पता है पूरा न्यूज में आता है, लाइक द गुजरात राइट्स एंड मुजफ्फरनगर वायलेंस एंड ऑल। सो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो द ऑथर इज सेइंग दैट जो आइलैंड में जो प्रॉब्लम्स हैं, आइलैंड में प्रॉब्लम्स ये है कि वहां पे दो मेजर सेक्ट्स हैं वहां पे क्रिश्चियनिटी के। सो क्रिश्चियनिटी में आपको पता होगा एक प्रोटेस्टेंट होते हैं, एक कैथोलिक्स होते हैं। सो देयर इज वन प्रोटेस्टेंट, यू कैन सी दैट इट थ्रेटन्स टू अंडरमाइन। Okay, so first of all, it's saying that these riots, so basically कम्युनल राइट्स हुए हैं आइलैंड में अप्रैल में, और इंडिया में न्यूज में आया भी नहीं, बिकॉज हम तो खुद परेशान है यहाँ पे कोरोना की वजह से। सो भले ही इंडिया में न्यूज में ना आया हो, बट पूरे वर्ल्ड में लगभग ये न्यूज में रहा है, बिकॉज ऑफ द राइट्स दैट इंजर्ड 74 पुलिसमैन। बहुत बड़ा नंबर है उन कंट्रीज के हिसाब से जहां पे एक पुलिसमैन को भी अगर खरोंच आ जाए, एक सिटीजन को भी खरोंच आ जाए तो न्यूज में आ जाता है। 74 पुलिसमैन हैव बीन इंजर्ड बिकॉज ऑफ द फ्रेजाइल पीस बिटवीन द प्रोटेस्टेंट प्रो ब्रिटिश लॉयलिस्ट। तो एक तो प्रोटेस्टेंट हो गए और एक कैथलिक हो गए। तो प्रोटेस्टेंट जो नॉर्दर्न आयरलैंड में है वो कौन है, वो प्रो ब्रिटिश लॉयलिस्ट हैं, वो यूके को सपोर्ट करते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड। और इस वजह से आइलैंड का डिवीजन भी हुआ। अगर आइलैंड आपने मैप देखा होगा, इसमें जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और जो नीचे वाला जो पार्ट है आइलैंड का, दैट्स अ फ्री कंट्री, दैट्स द रिपब्लिक ऑफ आइलैंड। एंड द कैथलिक प्रो आयरिश नेशनलिस्ट, सो द सेकेंड ग्रुप इज कैथलिक प्रो आयरिश नेशनलिस्ट। दे फेवर इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द आइलैंड, दैट इज द सदर्न पार्ट जो अलग हो गया, जिसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दी। सो वो कैथलिक हैं। सो एक तो वो कैथलिक हो गया, दूसरे प्रोटेस्टेंट हो गया, तो आपस में ही फाइट करने लगे, और इस वजह से वहां पे काफी एक कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। इनफैक्ट बहुत लंबी हिस्ट्री है इनकी। टू पुट इन सिंपल वर्ड्स, हमको ये समझने की जरूरत है कि वहां पे एक छोटा सा कंट्री है, उसमें दो तबके के लोग, दो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दे आर नॉट एबल टू कम टुगेदर, एंड दैट प्रॉब्लम इज स्टिल फेस्टरिंग टू द पॉइंट। इतना नुकसान हो गया और अभी भी काफी ज्यादा मिसट्रस्ट है इन दोनों सेक्ट्स में, प्रोटेस्टेंट्स में भी और कैथोलिक्स में भी। और वो जो तनाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ता दिख रहा है, एज वॉज हाईलाइटेड बाय द दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। और फिर ऑथर ने बहुत सारी चीजें बोली हैं जो हमको समझने की जरूरत अभी नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नाइदर ब्रेक्जिट नॉर द शेड्यूल इवेंट्स। हमको ये समझने की जरूरत है कि अगर ये छोटे छोटे कंट्रीज भी वहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल श्रीलंका इज आल्सो देयर, म्यांमार इज आल्सो देयर, इंडिया के साइज के हिसाब से कहीं स्टैंड नहीं करते, इंडिया की डाइवर्सिटी के हिसाब से कहीं स्टैंड नहीं करते, बट फिर भी अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पे कंट्रीज पूरे
मतलब बर्बाद होने की कगार पे आ गए। इस तरीके से देयर वाज दिस फेलियर ऑफ द स्टेट टू बिल्ड दैट ट्रस्ट बिटवीन द पीपल। तो इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, इतना डाइवर्स कंट्री है, तो हमको बेसिकली लेसन लेनी चाहिए, बिकॉज हमको प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहां पे ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जाए, मिसट्रस्ट बढ़ता जाए, और एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जो एक फ्रेंकिस्टाइन मॉन्स्टर बन जाए। फ्रेंकिस्टाइन मॉन्स्टर होता है कि खुद से एक प्रॉब्लम क्रिएट करना, और वो बेसिकली ऐसा मॉन्स्टर जो आपने क्रिएट किया और आप ही को खा ले। तो जैसे पाकिस्तान में बेसिकली मिलिटेंट्स के से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया जाता है कि काफी सारे उन्होंने टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी, और वही टेररिस्ट पाकिस्तान के सिटीजन्स को कई बार उनको अटैक करते हैं, स्पेशली द शियाज। तो ये जो एडवाइस है फॉरेन सेक्रेटरी दे रहे हैं, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, दैट द रीसेंट वायलेंस इन नॉर्दर्न आयरलैंड शोज दैट एवरी कंट्री नीड्स लीडरशिप दैट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपल्स सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सो उनकी जो सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वहां पे ध्यान दिया जाए, रादर देन क्रिएटिंग दैट सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट। सो उन्होंने रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज किया है, बट वी डोंट हैव टू राइट दैट मीन्स आंसर अगर जीएस राइटिंग कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट टेक साइड्स एंड यू कांट टॉक इन दैट लैंग्वेज। बट नॉनदलेस आप ये जरूर लिख सकते हो कि जो स्टेट है, स्टेट का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है टू फोस्टर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन वेरियस सेक्शंस ऑफ द सिटीजन, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इतना डाइवर्सिटी है तो अलग अलग सेक्शंस को, चाहे रिलीजन के नाम पे हो, चाहे लैंग्वेज के नाम पे हो, चाहे रीजन के नाम पे हो, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है नेचुरली। सो इस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, वो पास आए और दूर ना जाए। Alright, so that we are not in a position where we are not able to handle that challenge. So majority of the article that the author has written, it is related to Europe. As I said, हमको सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है कि हमारे एग्जाम से क्या रिलेटेड है, और लास्ट में एक छोटा सा उन्होंने ये पॉइंट कंक्लूजन लिखा है कि किस तरीके से इंडिया भी यहाँ पे लेसन ड्रॉ कर सकता है। And then the next editorial, entirely it is about the state of Kerala. केरला में किस तरीके से लेफ्ट ने एंटी इनकम्बेंसी को डक करके वहां पे पोजीशन रिटेन की, दैट इज टोटली अबाउट केरला। सो हाउ द लेफ्ट फ्रंट बग्ड अ डेकेड्स ओल्ड ट्रेंड इन केरला, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। votes for tackling the coronavirus, this is also not important from exam point of view, votes for tackling the coronavirus। तो इसमें यह बोलता है कि किस तरीके से जो मिस्टर पी विजयन की गवर्नमेंट है इतनी अच्छी तरीके से हैंडल किया कोरोना वायरस के इशू को कि लोगों ने इसकी वजह से वोट्स दिए। देन नॉट रेडी फॉर अ थर्ड फोर्स, सो वन इज द एलडीएफ, द सेकंड इज द यूडीएफ। सो दो बड़े बड़े यहाँ पे पॉलिटिकल अलायंसेस है केरला में, एक एलडीएफ जो लेफ्ट लेड सीपीआईएम लेड जो कोलिशन है, और दूसरा यूडीएफ विच इज कांग्रेस लेड। थर्ड फोर्स बीजेपी इमर्ज होने की कोशिश कर रही थी, बट unfortunately for BJP कोई भी सीट नहीं मिली अभी। And so the entire page is about how the left has dubbed this anti-incumbency by virtue of certain proactive measures। फॉर एग्जाम्पल केरला को फॉर एग्जाम्पल पहले निपा वायरस को कैसे हैंडल किया, उसके बाद ये जो फ्लड्स आई बैक टू बैक, तो उनको जिस तरीके से हैंडल किया, और अब कोरोना सिचुएशन को, कोविड पैंडेमिक को हैंडल किया, तो एक गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल देता है। तो बाकी तो पॉलिटिकल है, बट हमको ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि अगर किसी स्टेट में गुड गवर्नेंस हो, चीफ मिनिस्टर के अच्छे विजन हो स्टेट के लिए, और अच्छा काम कर रही हो सरकार, ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो डूइंग गुड वर्क, तो जरूरी नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी हो, जरूरी नहीं है कि 5 साल आपकी सरकार और 5 साल मेरी सरकार। बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है कि लोग खुश नहीं है प्रेजेंट गवर्नमेंट से और वो चेंज चाहते हैं, और अगर अच्छा काम कर रहा हो कोई तो क्यों कोई चेंज आएगा, इजंट इट? So that way, this is also a good example of how if the governance is good, and by the way ये आप GS2 में mention कर सकते हैं, this you can mention in GS2, that if the government is sensitive to the demands of the people, if the government is doing good work, if there is good governance, welfare measures ले रहे हैं, social measures ले रहे हैं, और इस तरीके का फोकस है जहां पे बेसिकली लोगों का वेलफेयर प्रायोरिटी है, तो जरूर लोग उस चीज को रिवॉर्ड करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द एडिटोरियल्स ऑन पेपर 2। बहुत ज्यादा डिस्कस करने को कुछ नहीं है। सो वी विल डिस्कस the rest of the developments in the next class. Till then, take care, have a good day.